हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग वेक्टर चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। ये चैप्टर फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये चैप्टर्स मैथमेटिक्स में भी आपका यूज होता है और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते समय वेक्टर्स को सबसे ज्यादा हम लोग अप्लाई करते हैं। तो इस चैप्टर को बहुत ही आसानी से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और वेक्टर स्टार्ट करने से पहले आपको दो चीजों के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। बेसिक चीज है, पहले हम आपको बता रहे हैं अबाउट स्केलर क्वांटिटी। बोर्ड पर आप देखें स्केलर क्वांटिटी, तो अगर कॉपी लिए हैं तो तुरंत लिखिएगा, स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, फॉर एग्जाम्पल लेंथ, मास, टाइम, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती है, ऐसी क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। इसके बाद आप देखिए वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होता है, ऐसी क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। एग्जाम्पल हमने आपको बताया, जैसे डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स है, एक्सेलरेशन है, ऐसे बहुत सारी वेक्टर्स क्वांटिटी होती हैं। और किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को एक एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। ये आपको हेड को रिप्रेजेंट करता है और ये आपको टेल को रिप्रेजेंट करता है। हेड डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करता है, हेड और टेल के बीच की जो डिस्टेंस है दैट रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड। और अल्फाबेटिकली इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे वेक्टर ए लिखना हो, दैट इज दिस। ओके, तो नाउ राइट टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर कितने टाइप्स के होते हैं अब आपको उसको बताने जा रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में बेटा सबसे पहला लिखना पोलर वेक्टर। ये बेसिक चीजें हैं जो कि आपको ध्यान होना चाहिए। पोलर वेक्टर, तो लिखिएगा द वेक्टर हैविंग अ point of application is called polar vector। क्या हमने आपसे कहा कि पोलर वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसमें पॉइंट ऑफ एप्लीकेशंस आपको पता हो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये एक प्लेन सरफेस है और इस पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इस ऑब्जेक्ट पर यहां से फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो, दैट इज फोर्स। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन दैट इज दिस। तो ऐसे वेक्टर्स को हम लोग क्या कहते हैं? पोलर वेक्टर कहते हैं। ये पहला टाइप है वेक्टर का। और दूसरा बेटा लिखिएगा, दूसरा वेक्टर आपका है एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर, ये भी एक वेक्टर है। एक्सियल वेक्टर में क्या होता है? राइट डाउन द वेक्टर विच रिप्रेजेंट द रोटेशनल इफेक्ट and their direction is always along the axis of rotation is called axial vector। axial vector ऐसे वेक्टर को कहा जाता है जो एक्सिस ऑफ रोटेशन जिनका आपको दिया जाता हो, इस तरह से किसी एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोटेट करता है, जैसे एंगुलर मोमेंटम, ये सब किस में कंसीडर किए जाएंगे? एज अ एक्सियल वेक्टर। ओके बेटा, तो नाउ अदर टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, तो उनको भी आप छोटी छोटी डेफिनेशंस है कॉपी में नोट कर। तो स्टूडेंट्स, अदर टाइप्स के वेक्टर्स को हमने यहां पर बोर्ड पर आपको लिख रखा है और ईच चीज को हम डिफाइन करते जा रहे हैं। सबसे पहले आपने लिखा है इक्वल वेक्टर। तो इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं? अगर दो वेक्टर्स मान लीजिए ए और बी हैं, ए और बी, इफ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम होता है तो ऐसे वेक्टर्स को हम लोग क्या कहते हैं? इक्वल वेक्टर्स। तो लिख लेना, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर्स इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा और उनकी डायरेक्शंस भी सेम होगी। तो ये हमने आपको अबाउट इक्वल वेक्टर्स बताया। दूसरा वेक्टर हमने लिखा बेटा अपोजिट वेक्टर। अपोजिट वेक्टर का मतलब है दो वेक्टर्स हों, जैसे ए हमने दिखाया,
और दूसरा वेक्टर जस्ट उसके अपोजिट में हो, तो ऐसे वेक्टर्स को हम लोग क्या कहते हैं? अपोजिट वेक्टर कहते हैं। द टू वेक्टर्स आर सेड टू बी अपोजिट इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। इनका भी मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन इनकी डायरेक्शंस क्या होगी? अपोजिट होगी, तो दैट इज नोन एज अपोजिट वेक्टर। इसके बाद तीसरा आपका बेटा मॉडुलस ऑफ वेक्टर। मॉडुलस ऑफ वेक्टर किसी वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, उसे इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी दैट इज योर मॉडुलस ऑफ वेक्टर। मॉडुलस ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर, तो को इनिशियल वेक्टर क्या होता है? द वेक्टर विच हैव सेम इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर। ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होता है क्या कहलाते हैं? को इनिशियल वेक्टर। आप देखें स्टार्टिंग पॉइंट सभी वेक्टर का एक जगह ओ से लिया गया है, तो दीज वेक्टर्स आर नोन एज को इनिशियल। अब अगला आपका जो है बेटा को टर्मिनस वेक्टर। को टर्मिनस वेक्टर में आप लिखिएगा द वेक्टर हैविंग कॉमन टर्मिनल पॉइंट आर कॉल्ड को टर्मिनस वेक्टर। यानी इस तरह से वेक्टर्स के हेड सभी जो हैं एक जगह आकर के अगर ज्वाइंट होते हैं तो ऐसे वेक्टर्स को हम लोग क्या कहते हैं? को टर्मिनस वेक्टर कहते हैं। तो बेटा अगला वेक्टर है हमारा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर्स, द वेक्टर विच मैग्नीट्यूड इज 1 इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। किसी भी यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है ए कैप से, और ये फाइंड आउट होता है वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड करते हो तो यूनिट वेक्टर्स आपको फाइंड आउट होगा। इसके बाद बच्चों हमारा अगला वेक्टर्स है पैरेलल वेक्टर्स। तो पैरेलल वेक्टर्स का मतलब होता है कि वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शंस। मान लीजिए ए और बी ये दो वेक्टर्स हैं, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं और सेम डायरेक्शन में है, तो ये पैरेलल वेक्टर होगा और इनके बीच का जो एंगल होगा दैट इज 0 डिग्री होगा। इसी तरह से एंटी पैरेलल वेक्टर का मतलब होता है दो वेक्टर्स एक दूसरे के अगर अपोजिट हैं इस तरह से, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? एंटी पैरेलल वेक्टर। और इसे आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, मान लीजिए एक वेक्टर ये जा रहा है, दूसरा वेक्टर ये बी है, तो इनके बीच का जो एंगल बेटा बनेगा दैट इज 180 डिग्री। नेक्स्ट आपका है कोलिनियर वेक्टर। तो कोलिनियर वेक्टर में लिखिएगा टू वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे आर पैरेलल और एंटी पैरेलल। दो वेक्टर्स को कोलिनियर तब कहा जा सकता है जब दोनों या तो पैरेलल हो, इस तरह से सेम डायरेक्शंस में हो, और या फिर दोनों क्या हो? एक दूसरे के अपोजिट हो। ऐसे वेक्टर्स को हम लोग क्या नाम देते हैं? कोलिनियर वेक्टर। एंड नेक्स्ट टॉपिक है आपका कोप्लेनर वेक्टर। द वेक्टर हैविंग इन द सेम प्लेन आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर। ऐसे वेक्टर्स जो एक ही प्लेन पर लाई करते हो उनको हम लोग क्या नाम देते हैं? कोप्लेनर वेक्टर। एंड लास्ट आपका क्या है? नल वेक्टर। नल वेक्टर क्या होता है? अ वेक्टर whose magnitude is 0 is called null vector। और null vector को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इतने टाइप्स के वेक्टर्स आपको ये बेसिक जानकारी है, इसको आपको पता होना चाहिए। अब बच्चों हम आपको वेक्टर एडिशन बताने जा रहे हैं कि दो वेक्टरों को कैसे ऐड किया जाता है। तो पहले बेसिक जानकारी आप ये याद रखना कि दो वेक्टरों को ऐड करते समय एक वेक्टर का हेड होना चाहिए और दूसरे वेक्टर का टेल होना चाहिए। जैसे एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, कभी भी टेल से टेल को आप कनेक्ट नहीं करेंगे। जैसे कि मान लीजिए ये आपका एक वेक्टर है और फिर इससे ऐसे आप किए हैं, तो ये एडिशन रॉन्ग होगा। एक वेक्टर का हेड होगा और दूसरे वेक्टर का क्या होना चाहिए? टेल होना चाहिए। ठीक बच्चों, तो वेक्टर एडिशंस को हम 3 मेथड से कर सकते हैं।
पहला आपको दिखाया गया है ट्रायंगल्स मेथड। ट्रायंगल मेथड क्या होता है, ध्यान देना। तो हम आपको दिखा रहे हैं यहां पर बोर्ड पर कि हमने सपोज किया कि ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, और आपको यहां पर बता रहे हैं ट्रायंगल मेथड क्या, अगर ए बी साइड्स ट्रायंगल की वेक्टर पी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है और बी सी साइड्स वेक्टर क्यू के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो इस साइड्स के द्वारा रिप्रेजेंट होगा, यानी AC। तो क्या हमने आपको कहा, नोट करिएगा, इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर, देन थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल रिप्रेजेंट इट्स रिजल्टेंट। तो आप बेटा इसको ऐसे लिख सकते हैं, AB प्लस BC एंड दैट इज इक्वल टू AC। आप AC को अगर CA लिख देंगे तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, जो कि गलत होगा। तो अगर आप फिगर में देख रहे होंगे तो ये जो है आपको, ये जो है एरो है, दैट रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। ओके, दैट इज योर ट्रायंगल लॉ। इसके बाद है सबसे इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में आपको क्या बताया गया है, इसको बहुत ही केयरफुली समझिएगा क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल्स आपको खूब मिलते हैं। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम हम आपको दिखा रहे हैं कि ये एक आपको पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। तो इसमें ए बी सी डी के पैरेलल है और बी सी आपकी ए डी के पैरेलल है। तो बेटा यहां पर अगर ए बी साइड्स वेक्टर पी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है और एडी साइड वेक्टर क्यू के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है, ऑलवेज रिमेंबर ए बी एंड ए डी आर नोन एट एडजेसेंट साइड्स। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा इसका डायगोनल होगा, यानी दैट इज आर। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस, इफ टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर, देन the diagonal of the parallelogram represent its resultant। और मैथमेटिकली इसको आप लिखोगे AB प्लस AD एंड दैट इज इक्वल टू AC। ये आपको लॉ ऑफ पैरेललोग्राम है। ओके बेटा, अब हम इस लॉ पैरेललोग्राम को थोड़ा डिटेल में आपको बताने जा रहे हैं। तो कैसे इसे एक फार्मूला देने जा रहे हैं। आपको अगर R की वैल्यू निकालना है तो मान लीजिए AB और AD एक दूसरे से अल्फा एंगल पर हैं, इस तरह का अल्फा एंगल पर एक्ट कर रहे हैं, तो ये जो रिजल्टेंट R होगा दैट इज गिवन बाई P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos अल्फा। इफ टू वेक्टर्स P and Q act on a particle at angle alpha, then the resultant of these two vector is given by this formula, where alpha is the angle between P and Q, and that resultant depend on the angle alpha। if case 1 हम ले रहे हैं, if alpha equal to 0 डिग्री, अगर अल्फा को 0 कंसीडर करते हो तो इसमें आप रखेंगे तो R इक्वल टू आपको मिलेगा रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos 0, यानी ये आपका हुआ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ। तो आप देखें cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यू कैन राइट दैट P प्लस Q का होल स्क्वायर यानी P प्लस Q, दैट इज R। तो क्या इस रिजल्ट से हमें फाइनल कंक्लूजन निकलता है कि P और Q अगर बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, दोनों पैरेलल हैं, सेम डायरेक्शन में है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा दैट रिजल्टेंट इज मैक्सिमम, वो हमारा किसके बराबर आएगा, P प्लस Q के बराबर होगा। इसी तरह से अब हम केस कंसीडर करते हैं इफ अल्फा इक्वल टू 180 डिग्री। इस अल्फा को अगर 180 डिग्री, इसका मतलब क्या है, P इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, Q इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ये एंगल हुआ 180। तो इसी फार्मूले में
अल्फा की जगह 180 रखोगे तो r इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos 180। और आप लोग जानते हैं cos 180 की वैल्यू जो होती है वो आपकी -1 होती है। तो इस तरह से ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा r इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq, यानी r इक्वल टू अंडर रूट p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, यानी r इक्वल टू p माइनस क्यू। तो जब दो वेक्टर्स एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे तो उनका रिजल्टेंट मिनिमम होगा, दैट इज r इक्वल टू p माइनस क्यू। ओके बच्चों, तो बेटा डायरेक्शंस ऑफ अगर रिजल्टेंट इसमें पूछता है तो ये आपका टेन थीटा इक्वल टू क्यू साइन अल्फा अपॉन p प्लस क्यू कॉस अल्फा। तो ये भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि हम न्यूमेरिकल्स में इनका यूज करेंगे। ओके, नाउ राइट डाउन मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ पैरेललोग्राम। तो बेटा अब हम लोग जैसा कि फिगर में पैरेललोग्राम मेथड्स अभी कुछ देर पहले हम लोग पढ़े थे, तो हम इसको रिजल्टेंट r की वैल्यू को मैथमेटिकली कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए इसमें हमने क्या किया, AB को एक्सटेंड कर दिया और यहां से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ये दैट इज परपेंडिकुलर, यानी ये E आप कंसीडर कर लें, ये परपेंडिकुलर है। तो ये एंगल अगर अल्फा है तो बच्चों ये भी एंगल क्या होगा, अल्फा होगा। और इन ट्रायंगल आप देख लें, इन ट्रायंगल CBE अगर हम कॉस अल्फा निकालना चाहें तो कॉस अल्फा बच्चों क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी BE अपॉन BC। और आप जानते हैं पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर इक्वल होती हैं, तो अगर ये वेक्टर Q है तो ये भी आपका वेक्टर Q को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम मैग्नीट्यूड लेके चलेंगे, तो कॉस अल्फा इक्वल टू BE अपॉन Q, तो देयरफॉर BE की वैल्यू जो आएगी वो आपकी होगी Q कॉस अल्फा। फिर इसी ट्रायंगल में आप देखिए अगर हम साइन अल्फा की वैल्यू को निकालना चाहें, साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होगा, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो हमारा CE अपॉन अगेन BC के बराबर होगा। तो हम CE फाइंड आउट करना चाहते हैं, दैट इज BC साइन अल्फा, तो CE और BC आपका किसके बराबर है, Q साइन अल्फा, Q मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। तो हमने BE और BC की वैल्यू बच्चों ये निकाली फिगर के अकॉर्डिंग। अब हमारा टारगेट है रिजल्टेंट R यानी AC को फाइंड आउट करना, तो हमने लिखा इन ट्रायंगल CAE, ये पूरा ट्रायंगल ले लिया, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो पाइथागोरस थ्योरम हम यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, AC का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू AE का होल स्क्वायर प्लस EC का होल स्क्वायर। एक स्टेप और लिख रहे हैं, AC का होल स्क्वायर, AE को हम लोग लिख सकते हैं अगर फिगर में देखो तो AB प्लस BE का होल स्क्वायर प्लस EC का होल स्क्वायर। अब बेटा वैल्यू पुट अप करने जा रहे हैं, AC हमारा R को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये R स्क्वायर होगा, AB, A से B P है आपका, और BE आपने निकाला है Q cos अल्फा, इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस EC आप देखें यहां निकाले हो, दैट इज योर Q साइन अल्फा का होल स्क्वायर। तो बच्चों A प्लस B का होल स्क्वायर यहां पर अगर हम ओपन करेंगे तो ये हमारा मिलेगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2PQ कॉस अल्फा एंड प्लस Q स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। देखो Q स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा एंड Q स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, इनको एक साथ रखेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा P स्क्वायर और Q स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ये हुआ कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2PQ कॉस अल्फा। और ये मैथ्स के रिजल्ट के अकॉर्डिंग ये 1 के बराबर होता है।
तो आर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos अल्फा एंड आर इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos अल्फा। ओके बच्चों, तो ये हम लोगों ने रिजल्टेंट जो कुछ देर पहले हमने आपको बताया था डायरेक्ट आर बराबर व्हेन टू वेक्टर्स आर एक्टिंग एट एंगल अल्फा, तो रिजल्टेंट निकालने का ये हमारा एक फॉर्मूला आ गया आर। अब आपको इसी में पूछ सकता है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, तो हमने फिगर में दिखा रखा है कि जो रिजल्टेंट है वेक्टर पी के साथ थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। तो इस की वैल्यू को निकालने के लिए हम फिर ले रहे हैं इन ट्रायंगल, आप देखें सी ए ई अगेन इसमें बेटा टेन थीटा क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर यानी सीई अपॉन बेस यानी एई। तो फिर आप देखें ये लिख देंगे सीई और एई को फिर लिख देंगे हम ए बी प्लस बीई और वैल्यू रख देंगे बेटा टेन थीटा सीई हमारा क्या निकला था, क्यू साइन अल्फा एंड होल अपॉन पी प्लस क्यू कॉस अल्फा। दैट इज द डायरेक्शंस ऑफ रिजल्टेंट। तो ये दोनों फार्मूला बेटा नोट कर लेना, ये न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके बेटा, तो नेक्स्ट मेथड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तीसरा है आपका एडिशंस का पॉलीगन मेथड। पॉलीगन मेथड में बच्चों क्या बताया गया है कि अगर मोर देन टू वेक्टर्स हैं तो उनको इस मेथड से ऐड करते हैं। जैसे मान लीजिए एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है और एक वेक्टर सी है, तो पॉलीगन मेथड यूज होता है मोर देन टू वेक्टर्स को ऐड करने के लिए। और एडिशंस का रूल वही होता है, आप जब इसे ऐड करेंगे तो सबसे पहले वेक्टर ए आप ड्रॉ करेंगे, वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी के टेल को उसी डायरेक्शन में जैसे दिया गया नोट करेंगे, और वेक्टर सी आपको ऐसे है, तो ये आपको रिजल्टेंट आर रिप्रेजेंट करेगा। तो दैट आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ओके बेटा, तो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। तो क्या रूल है बेटा, मान लीजिए एक वेक्टर ये दिया गया है ए और एक वेक्टर बी है बेटा, और ए से बी को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। योर क्वेश्चन इज ए माइनस बी इज व्हाट। तो दो वेक्टर्स को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हम आपको वर्किंग रूल ये बता रहे हैं, जिस भी वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना होता है सबसे पहले हम उसकी डायरेक्शंस को चेंज कर देते हैं। जब हम इसका सलूशन देंगे तो आप देखिए वेक्टर ए हमारा ऐसे ही रहेगा जिस डायरेक्शन में है, लेकिन जो वेक्टर सब्ट्रैक्ट करना होता है उसकी डायरेक्शन को हमने चेंज कर दिया। हेड ऊपर था उसको डाउनवर्ड कर दिया। अब वेक्टर एडिशंस को अप्लाई करते हुए सबसे पहले आपने वेक्टर ए ड्रॉ किया, फिर वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी के टेल को ज्वाइन किया, और ये आपका वेक्टर बी हो गया, और ये आपको रिजल्टेंट। तो दैट रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू ए प्लस माइनस बी, दैट इज द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट टॉपिक आपको इसी में एक छोटा सा और बता दे रहे हैं। टॉपिक का नाम लिखिएगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। अगला टॉपिक है मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। तो इसमें आपको ये दिखाया गया बेटा, मान लीजिए कि ये कोई वेक्टर ए है ए, और इसमें अगर हम एक स्केलर क्वांटिटी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2a हो जाएगा। 2a का मतलब क्या हुआ, इसका मैग्नीट्यूड जस्ट डबल हो जाएगा। तो 2a किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, ये आपका 2a, और डायरेक्शंस भी उसकी वही रहेगी। लेकिन अगर -2 से मल्टीप्लाई करते हो तब ये आपका -2a हो जाएगा, लेकिन क्या आएगा, डायरेक्शंस आपकी चेंज हो जाएगी, ये आपका इस डायरेक्शंस में हो जाएगा। तो किसी भी स्केलर क्वांटिटी का जो मल्टीप्लीकेशन है सिंपल मल्टीप्लीकेशन होगा। वेक्टर में 2 से मल्टी किया है तो 2 टाइम्स हो गया,
सेम डायरेक्शन में, चूंकि पॉजिटिव है, अगर निगेटिव है तो अपोजिट डायरेक्शंस में होगा। ओके बच्चों।